हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उम्मीद आप बढ़िया होंगे और पिछला जो चैप्टर यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने किया था उसको आप ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लिखना है, तो मैंने बहुत क्रिएटिव वे में और हम माँ की स्कीम के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है। ऑलराइट, सो आज हम जो भी बातें करेंगे वो सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड होंगी? नेशनल इनकम से रिलेटेड होंगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काफ़ी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेबल है, काफ़ी रिलेटेबल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों चैप्टर को एक ही साथ मान के भी चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से नहीं रिलेटेड होगा, मिल सकता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हम ये मैटर करता है कि जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारा मेन मोटिव यही है, जो हमारा मकसद है वो यही है कि कैसे हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कैसे हम बेहतर तरीके से लिखें कि हमारे मार्क्स ना कटे। यही हमारा मेन कंसर्न है ना। तो बस हम उसी चीज को ध्यान रखते हुए हम आज का क्लास करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसी को हम करने वाले हैं विद कैसे हमको सोल्यूशन लिखना है। जैसे यहाँ लिखा मीनिंग ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटी। एक बात बताइए, नॉन मार्केट एक्टिविटी तो कभी भी प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटी इकोनॉमिक तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो नॉन मार्केट एक्टिविटी है नॉन मार्केटेबल होगा, यानी कि उसको बेचा नहीं जा सकता। जब मार्केट के लिए है ही नहीं तो गैर बिक्री योग्य, उसको बेच ही नहीं जा सकता, ठीक है। ये आउट ऑफ थोड़ा सा कॉन्टेस्ट था लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करा दिया। अब आपको याद हो तो मैंने आपको टाइप ऑफ जीडीपी पढ़ाए थे कि हमने कहा था रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है, एक्चुअल जीडीपी होता है, पोटेंशियल जीडीपी होता है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके वो देख सकते हैं। अगर आप क्लियर है तो बिल्कुल सही का जवाब देखिए क्वेश्चन का। इसमें लिखा है कि नॉमिनल जीएनपी सेम एज, कह रहा नॉमिनल जीएनपी किसके जैसा है, किसके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीएनपी की बात करें, या जीएनपी एट करेंट प्राइस, या जीएनपी लेस एनएफआईए। तो हमने हमेशा आपको बताया है जब भी हम नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल का मतलब होता है करेंट प्राइस, नॉमिनल का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो इतना आपको सेंस आ जाना चाहिए अभी तक। जब कोई हम नॉमिनल की बात करते हैं तो हम रियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेस प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांस्टेंट प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कांस्टेंट किसमें आता है? रियल में आता है। तो नॉमिनल जीएनपी हमारा जीएनपी एट करेंट प्राइस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीएनपी एट करेंट प्राइस से रिलेटेड है। देखो कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी बट आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे ना तो कुछ भी आपकी दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो रियल फ्लो, मनी फ्लो आपको कई बार पढ़ाए थे कि स्टॉक एंड फ्लो पढ़ाए थे, फिर रियल फ्लो, मनी फ्लो पढ़ाए थे, ठीक है। हमने कहा था रियल फ्लो मतलब वास्तविक, फिजिकल। जैसे मैं आपको रियली में क्या दे रही हूँ? सर्विस, तो ये रियल फ्लो हो रहा है। वो इमैटेरियल चीजें सेकेंडरी, जो मॉनेटरी टर्म होता है पैसे से रिलेटेड, वो सेकेंडरी होता है। हम पैसे दे क्यों रहे हैं? सर्विस के लिए। और सर्विस क्या है? ये हमारा रियल टर्म है। हम किसी से पैसा डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं, हम तो सर्विस दे रहे हैं, बदले में मिल जा रहा है। वो हमारा क्या मेन मोटिव वही है, लेकिन हम क्या एक्चुअली में क्या डिलीवर कर रहे हैं? सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। तो कभी भी अगर रियल फ्लो की बात किया जाए ना तो ये वास्तविकता से होगा। और वास्तविकता फ्लो में दो ही चीज की होती है, या तो इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस होता है या तो सर्विस का फ्लो होता है। दो ही चीज का फ्लो होता है, गुड्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें होती है, ठीक है। तो हमारा रियल फ्लो किसमें जुड़ा है? गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मैंने एमसीक्यू ज्यादा नहीं रखा है क्योंकि एमसीक्यू तो हम डेली बेसिस पे कराते हैं, ठीक है। एंड आपको एमसीक्यू बहुत ज्यादा मिलेगा है, सीयूटी के लिए भी करा रहे, तो एमसीक्यू का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिखने वाले हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे एमसीक्यू वाले तो ठीक है, लिखने वाला आपको दिक्कत होता है, मैम एमसीक्यू में कम से कम ये रहता है एक ऑप्शन सही मार दो, है ना, लिखने वाला। अब यहाँ पूछा व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा है। अब आपको हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ाए थे, लेकिन लिखना कैसे है? कोशिश किया करिए कि अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो आप मीनिंग लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि मीनिंग लिखने से भी नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला लिखना सीखिए। चीजों का, जिस चीज का भी फॉर्मूला है उसको लिखने सीखिए। जैसे
यहां लिख सकते हैं द टर्म नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द इंटायर इकोनॉमी फॉर द स्पेंडिंग और फिर डिस्पोजिशन, यानी कि हमारे पूरे देश में हमने कहा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो पैसे का हिस्सा जो अर्थव्यवस्था में खर्च करने के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ रहे थे तो क्या था, पर्सनल इनकम मतलब इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है, यानी कि पूरे इकोनॉमी के स्पेंडिंग या फिर खर्च करने के लिए जो भी है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला ये है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट करेंट ट्रांसफर। क्या ऐड किए, नेट हम करेंट ट्रांसफर ऐड कर दिए, कहां से, अब्रॉड से, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से हमने क्या किया, हमने ट्रांसफर को जोड़ दिया। हमने जैसे ही जोड़ा हमारा क्या निकल गया, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हमने ऊपर वाला लिखा उससे भी क्लियर था, लेकिन एक चीज ऐड करने के लिए हमने थोड़ा सा इसका दूसरा अप्रोच दे दिया कि भैया देखो एनएनपी एमपी में अगर हम नेट करेंट ट्रांसफर को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। अब रियल फ्लो देखो, रियल फ्लो क्या होता वो तो लिखोगे ही तुम। कभी भी रियल फ्लो आए ना, हमेशा कोशिश करो कि इमेज बनाने की कोशिश करो, ग्राफ बनाने की कोशिश करो। सर रियल फ्लो तो यार देखो, इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर आपको पढ़ना है। तो एक हो गया फर्म, अब दूसरा हो गया हाउस होल्ड, है ना, दूसरा हो गया हाउस होल्ड। अब आप तो लिखोगे ही ना, आपको तो मतलब है ही, आप तो दिमाग बना के गए थे कि आपको लिखना ही है, नहीं कुछ आएगा तो भी लिखना है। लेकिन अगर आप किसी को क्रिएटिव चीज से लिखते हो तो एक ही पेन यूज करना है, सिंगल बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, ब्लू। अब ब्लू में भी कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करो कि एग्जामिनर का आपके ध्यान न हटे आपके कॉपी से। जैसे उसका ध्यान कटा, ठीक है, आधा नंबर काटेगा, 1 नंबर काटेगा, 6 नंबर का है तो 2 नंबर भी काटने का, नहीं अच्छे से लिखे हो तो पूरा भी काट सकते हैं। तो हम कह रहे हैं आंसर को रिप्रेजेंटेबल बनाना है। जैसे अगर हमसे पूछा रियल फ्लो, तो रियल फ्लो में क्या हो रहा है, हाउस होल्ड जाके क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। हाउस होल्ड देखिए क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। सर्विस दे रहे हैं लेबर के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में पूंजी दे रहे हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर अपना सर्विस दे रहे हैं। और फॉर्म हमको क्या दे रहा है, वास्तविक में फॉर्म या तो गुड्स का प्रोडक्शन करता है या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, यही तो करता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करता है। यानी कि अगर हमको रियल फ्लो पता हो तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर हम रियल फ्लो को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिए तो क्या होगा, यानी कि कुल मिला जुला के आंसर तो लिखेंगे हमने कि फ्लो ऑफ सर्विस एंड गुड्स बिटवीन वेरियस सेगमेंट, यानी कि जो हाउस होल्ड या फर्म के बीच में अगर 2 सेक्टर की बात किया जाए तो फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड बैक अगेन, यानी कि हाउस होल्ड से फर्म की ओर जो सर्विसेज एंड गुड्स जा रहे हैं और फिर हाउस होल्ड से फर्म की ओर जो जा रहे हैं, कुल मिला जुल यही कर रहा है। लेकिन अगर हमको लिखना है तो हमको क्योंकि कम जगह चाहिए तो एकदम छोटे में भी लिख सकते हैं कि ये फर्म हो गया, एकदम एक ही लाइन का तो है, और इसमें हाउस होल्ड लिख दिया एक लाइन में, है ना, हाउस होल्ड लिख दिया। अब लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको धीरे से ऐसे तीर बना दिया, इसको धीरे से ऐसे तीर बना दिया। और नहीं है तो छोटे में भी तीर बना सकते हो, नहीं बस लिखने आना चाहिए, रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज लिख दिए, यहाँ सर्विसेज लिख दिए, गुड्स लिख दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत हमें पता चल गया कि हाँ, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बहुत टैलेंटेड बच्चा है भाई, और इसका एक भी नंबर मत काटो, फटाक से आपको नंबर देगा, है ना, नंबर तो देगा। तो बट क्लियरिटी चाहिए, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अब मनी फ्लो, तो मनी फ्लो में आपको पता है कितनी भी जो भी चीजें हम क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है हो, यानी कि हाउस होल्ड से फर्म की तरह एंड फर्म से हाउस होल्ड की तरह जो भी चीजें होती हैं वो पैसे के फॉर्म में कर रहे हैं, यानी कि फ्लो ऑफ मनी की बात कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सच एज फर्म, हाउस होल्ड एंड सो ऑन, यानी कि फर्म हो गया, हाउस होल्डर, गवर्नमेंट हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके बीच में क्या हो रहा है, पैसे की फ्लो की बात की जा रही है, इसलिए इसको हम मनी फ्लो कह रहे हैं। एग्जाम्पल में लिया है, कंसीडर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मान लीजिए ये 2 नंबर का है तो बहुत बेस्ट तरीका है, हमने क्या किया, एक लाइन में आंसर लिख दिया कि भैया हाँ ये ऐसा है, यहां तक लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा अब यहां से इसको भूल जाओ, मान लो, ठीक है, आपने एक लाइन लिख दिया कि फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सच एज हाउस होल्ड, फर्म, तुमने लिख दिया।
अब एग्जाम्पल के तौर पे उसके नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा करो ब्लू पेन से, क्योंकि ब्लू पेन बस यूज करना। एग्जाम्पल लिख के इसको अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मान लो हम कह रहे हैं फॉर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल लिख के क्या करोगे, कंसीडर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे सेम चीज यही लिखे एक लाइन में कि फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, यह लिख दिए। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ इसी को आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बता भी सकते हो। यहाँ हाउस होल्ड है, ठीक है, यहाँ लिखिए। अब फॉर्म से हाउस होल्ड की ओर क्या जाता है, मनी फ्लो जाता है, ठीक है। मनी फ्लो में क्या आ जाएगा, मनी फ्लो यहाँ लिख दिया, ऊपर से यहाँ मजदूरी लिख दी, यहाँ रेंट लिख दिए, यहाँ प्रॉफिट लिख दिए, और यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट लिख दिए, और यहाँ पे धीरे से यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर। क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिचर लिख देंगे। तो हमें एग्जामिनर क्या करेगा, अरे वाह बहुत अच्छा बच्चा है, अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर पूरा देख के जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इसके ये इतना अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, लिख तो सब रहे हैं, लेकिन सबका इतना दिमाग नहीं काम करता है ना एग्जाम में, लेकिन आपको इतना अवेयर रहना होगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि आपके लाइफ का बहुत क्रूशियल एग्जाम है, ऐसा माना जाता है ना कि लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एंड इसको कैसे करें। तो भैया हर कोई का सपना रहता है कि 12th में टॉप करेंगे, रहता है ना। देखो हमारे टाइम तो उतना इंटरनेट सर्विसेज उतनी नहीं अवेलेबल थी, बहुत कॉस्टली थी, अगर थी भी तो बहुत कॉस्टली। 1 महीना में 1 GB मिलता था, 1 महीने में, और वो भी मतलब जब BHU में आया तब पता चला 1 दिन में 4 GB यूज कर सकते फ्री में, तब मुझे चीजें समझ में आई। लेकिन अभी क्या है, इतना मतलब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बस पढ़ने की कमी है, इसीलिए पढ़ाई कम हो रही है, रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है। आपको चूज करना है कि आप किससे पर्टिकुलर आप पढ़ रहे हो, तो आपको लिखने का तरीका पता चल गया है ना। तो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आता है कि डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम नेशनल इनकम पा जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे, यहाँ आंसर लिख के हम क्या कर देंगे, हम लिख सकते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने लिख दिया अब्रॉड, ब्रैकेट में लिख दिया NFIA विल बी एड, ठीक है, विल बी एड टू, ठीक है, टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। हमने क्या किया, क्लियरली लिख दिया कि भैया नेशनल इनकम तक आने के लिए हमको NFIA जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे नेशनल इनकम आया, तो हम नेशनल इनकम को क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, NNPFC लिख सकते हो, और NNPFC निकालने के लिए क्या करोगे, अब डोमेस्टिक इनकम, यानी कि नीचे डोमेस्टिक इनकम लिख दो, और डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या ऐड कर दिया, डोमेस्टिक इनकम में हमने जोड़ दिया NFIA। ठीक है, थोड़ा और क्रिएटिव करना है तो इसी को क्या करेंगे, NDPFC प्लस NFIA। हमने क्या किया, जोड़ दिया तो हमारा NNPFC निकल गया, क्लियरली है निकल गया। हमने क्या किया, बस सब सेम चीज लिखेंगे, हमको नंबर क्यों ज्यादा मिलना चाहिए, हमें दूसरों से हमारा कॉपी क्यों बेटर होना चाहिए, क्यों टॉपर्स बनते हैं लोग, है ना, क्योंकि टॉपर्स बनने की कैपेबिलिटी होती है। दे ऑल नो कि टॉपर्स कैसे बनना है, क्या ऐसी कैपेबिलिटी चाहिए, तो राइटिंग स्किल चाहिए, नथिंग मोर। ठीक है, हमने बस उसी चीज को क्या किया, बहुत अच्छे से इजी वे में इलेबोरेट किया कि हाँ नेशनल इनकम लाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आउटसाइड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने ऐड कर दिया, डोमेस्टिक इनकम में हो गया। अब देखिए नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटी, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट भी आते हैं, तो आपको इस चीज के लिए भी अवेयर रहना है कि भैया कैसे हम करेंगे कि हो जाएगा, है ना, पता होना चाहिए ना कैसे करेंगे। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है, हमने कहा नॉन मार्केट एक्टिविटीज अगर आपसे पूछे रियली तो क्या होगा, है ना, ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। यही ना कहोगे कि ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वो नॉन मार्केटेबल है, यानी कि वो मार्केटेबल नहीं है, उनको हम सेल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी कहते हैं। सिंपली
ठीक है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, मैंने इसलिए आउट ऑफ कॉन्टेस्ट ले लिया इस क्वेश्चन को कि अगर आपके दिमाग में या फिर आउट ऑफ कॉन्टेस्ट अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए। उस चीज के लिए हमने इस चीज को ले लिया। एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो हमने कहा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे, ये यही आपकी कंसर्न होगा, मैम समझ तो आ गया, इसीलिए तो आपका क्लास देख रहे हैं क्योंकि लिखने का दिक्कत। नॉन मार्केट एक्टिविटी, चलिए लिखवा देते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी, क्लियरली लिख देना, नॉन मार्केट एक्टिविटीज refers to the activity which are done for the self consumption, है ना। वो दूसरा जब अपने खुद के खाने के लिए करेंगे तो बेचने के लिए कहां से करेंगे, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर हम कोई चीज खुद के खाने के लिए करते हैं तो हम उसको बेचते नहीं हैं, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज रिफर्स टू द एक्टिविटी या फिर दोज एक्टिविटी विच आर which are done for the self consumption and not for the sell, and not for the sell। हम बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम इसको इस इंटेंशन से नहीं उत्पादन कर रहे हैं जिससे कि बेचा जा सके, इसीलिए हम इसको नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। चलते हैं रियल जीएनपी। अगर आपको रियल जीएनपी डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो इसका भी अलग अलग है। तो हमने कह दिया कि रियल जीएनपी या रियल जीडीपी दोनों में से कोई है। अगर डी है तो हम डोमेस्टिक से रिलेटेड बात करेंगे, एन जो डी है वो एन है तो हम नेशनल से कंसर्न में बात करेंगे। तो एक नंबर पूछना जाता है कि व्हाट इज रियल जीएनपी। रियल जीएनपी जब हम, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम मार्केट प्राइस पे या फिर सॉरी नॉमिनल रियल की बात हो रही है, कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं या फिर किसी एक बेस ईयर पे मेजर करते हैं, तो हम या फिर किसी प्रीवियस ईयर के प्राइस में मेजर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रियल जीएनपी कहते हैं। तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं ना कि रियल जीएनपी का मतलब क्या होता है। रियल जीएनपी इज इक्वल टू, जब जीएनपी इज कंप्यूटेड एट द कांस्टेंट प्राइस और थ्रू अ बेस ईयर, या फिर एक और चीज लिख सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर आएगा अभी तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है। धीरे धीरे हम लॉन्ग कट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज वाला है। नेक्स्ट आते हैं वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ, मनी फ्लो किस चीज का फ्लो है, फैक्टर पेमेंट का, ठीक है, या फिर गुड्स का, सर्विसेज का, गुड्स एंड मनी, क्योंकि यहाँ मनी की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है किसका फ्लो है, फैक्टर पेमेंट का ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। कह रहा है ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड्स, ब्रेड हमेशा कंज्यूमर गुड्स होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कह रहा है जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से हमेशा सही होता, बिल्कुल, क्योंकि हमने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की जगह हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा था और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्या, एक हमने कहा था कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि ये कह रहा है, और दूसरा हमने कहा था इसमें एक चीज जोड़ते हैं, क्या चीज, इन्वेंट्री, क्या जोड़ते हैं, इन्वेंट्री जोड़ते हैं, और इन्वेंट्री जोड़ने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन कह रहा फ्लो है, या नॉमिनल जीडीपी कैन नेवर बी लेस देन रियल जीडीपी, कह रहा नॉमिनल जीडीपी कभी भी कम नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहा। अब बताइए कौन सा ट्रू है, उसी की बातें कर रहा है ना, उसी की बातें कर रहा है। तो देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फ्लो है,
ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फ्लो है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कह विच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, प्रोसीजर इक्विलिब्रियम, इन्फ्लेशन। देखो ये प्राइस माइक्रो का है, कंज्यूमर माइक्रो का है, प्रोड्यूसर माइक्रो का, इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ पे मैक्रो की बात की जाती है। नेक्स्ट वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन इसमें नेशनल इनकम के किससे हैं, सर्कुलर फ्लो। तो बेसिक स्टार्टिंग यही होता है, तो हम ये हर टाइप के क्वेश्चंस आपके करते जा रहे हैं, ठीक है। अब खैर माइक्रो मैक्रो से अलग क्यों, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर को, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता इंडिविजुअल बिहेवियर को, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता प्राइस को, या माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता गवर्नमेंट डिसीजंस को। ये तो आपको ऑब्वियसली पता चल गई क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर को ही डील करता है। नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है ऐसे गुड्स जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को ही हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। कह रहा विच आर सोल्ड विच कैपिटल कैन बाय, विच आर फॉर द लॉन्ग टर्म और विच आर फॉर रीसेल, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं, रीसेल भी करते हैं बेचने के लिए भी, तो हमने क्या कहा, विच आर रीसेल। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर मतलब फ्री का, हम आपको बताए थे ना, डिफरेंस लिखने के लिए आता है। एक और क्वेश्चन दीजिए, हमने ऐड कर दिया आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल पेमेंट, सॉरी फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे फैक्टर पेमेंट है, कारक भुगतान है, या फैक्टर इनकम भी लिखा रहता है, तो फैक्टर पेमेंट रहेगा या फिर ट्रांसफर पेमेंट रहेगा। क्या चीज, ट्रांसफर पेमेंट रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पेमेंट विच आर मेड आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, पेमेंट विच आर मेड आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। जो फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने के बाद मिलता है उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। हम ये कह सकते हैं पेमेंट, ठीक है, विच आर मेड विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विसेज, विदाउट यहाँ काम के बदले या विदाउट, ठीक है, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, बिना किसी काम के मिलता है, ठीक है, आउट ऑफ फ्री, ठीक है, फ्री में मिलता है, ये लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि फैक्टर इनकम को या फैक्टर पेमेंट को हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है, टेबल बना के। ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिख लिया कीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉकेट मनी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, ये लिख दिए, ठीक है। फैक्टर पेमेंट में आप लिख दीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट लिख दीजिए, लेबर के बदले जो मिलता है मजदूरी लिख दीजिए, कैपिटल के बदले जो मिलता है इंटरेस्ट लिख दीजिए, एंटरप्रेन्योर के बदले जो मिलता है प्रॉफिट, इसको लिख दीजिए। हो गया हमारा। अब आते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट के एग्जाम्पल पे। हमने कहा फ्री मील इन द कंपनी कैंटीन, कैंटीन में कंपनी के जो फ्री मिल रहा है, या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, या फिर रिटायरमेंट पेंशन, या फिर ओल्ड एज पेंशन। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी में, ये उसके काम के बदले मिल रहा है क्योंकि एम्प्लॉयर लिखा हुआ है ना। अब कंपनी के कैंटीन में जो फ्री में खाना मिल रहा है, या रिटायरमेंट पेंशन, ये रिटायरमेंट पेंशन है जो काम के बदले मिला है, ठीक है। लेकिन ये जो पेंशन है, जैसे कि हमने वहीं पे लिखा पेंशन, वो क्या है आपका ट्रांसफर पेमेंट है। अब आते हैं, कह रहा पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में अंतर बताइए। अब बताइए, है ना, आएगा ना, कितना आसान क्वेश्चन है, और ये आता भी है।
कि भैया बताइए पर्सनल इनकम क्या होता, प्राइवेट इनकम, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। व्यक्तिगत और निजी, अब सोचेंगे मैम व्यक्तिगत और निजी में भी अंतर होता है। ये दिन देखने थे हम लोगों के, हाँ भाई देखने थे, ये दिन भी देखने थे, है ना। अब मुझे बताइए कि क्या अगर आपको 2 मिनट दूं तो क्या सोच पा रहे हो, कुछ सोच पा रहे हो कि हम क्या बोलते हैं इसको, है ना, कुछ तो सोच पा रहे होगे ना कि हाँ ये होता है। नहीं सोच पा रहे होंगे, आई गेस नहीं सोच पा रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, हम आपको सोचवाते हैं कि अगर आपको पर्सनल और प्राइवेट इनकम में अंतर करने को मिले तो आपको कैसे करना, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो पहले हम पर्सनल इनकम क्या होता है और इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट इनकम क्या होता है वो देखिएगा। देखिए, इंडिविजुअल पर्सनल इनकम इज सम ऑफ देयर अर्न्ड एंड ट्रांसफर रेवेन्यू फ्रॉम द ऑल सोर्सेस। आपको समझ में आ गया? जो पर्सनल इनकम होता है ना, पर्सनल इनकम, उसमें जितना भी पैसा मिल जाए, तुम फ्री का, चाची तुमको 100 रुपया दे दी, मौसी दे दी, सब जोड़ लिए, ठीक है, चाहे वो अपने देश का हो या आउटसाइड कंट्री का हो, तो ये मीनिंग लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम किस पे, कहाँ गया, प्राइवेट का नहीं दिया क्या, हाँ प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, ये तो पर्सनल इनकम कैसे कंप्यूट होता वो तो दिया। अच्छा चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, पर्सनल इनकम हम कंप्यूट करते हैं, प्राइवेट इनकम कॉर्पोरेट सेविंग, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हम क्या पर्सनल यानी कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर देंगे भाई, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा पर्सनल इनकम। फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल द प्राइवेट सोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड कंट्री इज द प्राइवेट इनकम। अब ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है जितना भी प्राइवेट सोर्सेस से मिल रहा है, प्राइवेट सोर्सेस मतलब समझ रहे हो, निजी, ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो। अब दोनों में अंतर क्या है, ये कह रहा है जो अर्न्ड हुआ है एंड ट्रांसफर रेवेन्यू हुआ है, ऑल द सोर्सेस ऑफ इनकम, इनकम के जितने सोर्सेस हैं उसमें, और ये कह रहा प्राइवेट सोर्सेस से जितने इनकम मिले उसको हम क्या कर देंगे, प्राइवेट इनकम करें। यानी कि अगर पर्सनल इनकम निकालना है तो पर्सनल इनकम में क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, एनआईटी यानी कि नेट इंटरेस्ट जो पेमेंट हो रहा हाउस होल्ड के द्वारा माइनस कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देंगे, जोड़ देंगे ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड और गवर्नमेंट और फर्म का, हमारा क्या निकल जाएगा, आराम से हमारा पर्सनल इनकम निकल जाएगा। यानी कि अगर आपसे कुल मिला जुला के पूछना जाए, अब फिलहाल क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये तो सोचोगे मैम आप तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रही हैं, है ना, तो आप मेरी प्रॉब्लम जब सॉल्व ही नहीं कर रही हैं तो हमको कैसे समझ में आएगा, हमको तो क्या चाहिए, एकदम एग्जैक्ट चाहिए, है ना, हमको एग्जैक्ट चाहिए कि अगर हमको डिफरेंस लिखने के लिए आया है तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए तो आपको चार्ट बनाना चाहिए कि मैम आप बता ही नहीं ऐसे कैसे हम नहीं लिख पाएंगे, कुछ तो होना चाहिए। तो आप देखो आपका 2 ही या 4 नंबर का आएगा। अब 2 और 4 नंबर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ तक समझ ले, नहीं समझे कोई इशू नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी ये सब लेंदी चीजें होती हैं ना, ये आपके काम की चीजें नहीं होती हैं। आप ऐसे लिखो ना कि एग्जामिनर भी खुश और आपका काम भी हो जाए। ऐसा तो लिखना चाहिए ना कि एग्जामिनर भी खुश और आपका काम भी हो जाए, और यही हमारा मोटो भी तो होना चाहिए कि दोनों काम हो जाए, है ना, दोनों काम हो जाए, यही तो हमारा मोटो होना चाहिए। कहाँ गया, हाँ चलिए, ये हमारा पर्सनल और प्राइवेट है। यहाँ पे क्योंकि डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला तो हम यहाँ प्राइवेट इनकम लिख देते हैं, ठीक है, हम यहाँ प्राइवेट इनकम लिख देते हैं, यहाँ लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे हम पर्सनल इनकम लिख देते हैं। क्या है, पर्सनल इनकम है, ठीक है, हम प्राइवेट और पर्सनल लिख दिए। अब प्राइवेट और पर्सनल में 2 चीजें बहुत बेसिक जानने की जरूरत है कि आपका प्राइवेट और पर्सनल में क्या नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक चीज अगर पता चल गया कि कौन सी छोटे लेवल पे बात है कौन सा बड़े लेवल की, ये पर्सनल क्या है ना, पर्सनल सिर्फ आपकी बात की जा रही है,
यानी कि पर्सनल सिर्फ आपकी बात की जा रही है, यानी कि हम इसी से एक चीज पता लगा सकते हैं कि आप क्या हो, अकेले हो। प्राइवेट मतलब निजी, थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो सकता है, हमने कह दिया दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यही चीज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नैरो है तो ये क्या होगा, कंपैरेटिवली ये क्या हो जाएगा, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब बताती हूँ कैसे, मैं कैसे आपको इंक्लूड करना है। जो आपका प्राइवेट इनकम होता है ना, हमेशा इसमें टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग को जोड़ते हैं, लेकिन पर्सनल इनकम में से आपका टैक्स माइनस होता है। पर्सनल इनकम में से याद करिए, आपका जो भी पैसा कमाते हो आपका इनकम टैक्स कटता है कि नहीं कटता है, इनकम टैक्स कटता है कि नहीं कटता है ना। तो जो प्राइवेट इनकम रहेगा वो कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग को इंक्लूड रहेगा। तो ये याद रखोगे, हम एक चीज, दो बेसिक चीजें याद हो जाएंगी, यानी कि जो प्राइवेट इनकम है, प्राइवेट इनकम इंक्लूड क्या चीज, कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड कॉर्पोरेट सेविंग। दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को इंक्लूड कर रहा है। अब पर्सनल में क्या करते हैं, पर्सनल में इंक्लूड करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं इंक्लूड करते हैं। तो फिर पर्सनल में कैसे हो जाएगा, है ना, पर्सनल इनकम में कैसे हो जाएगा। तो पर्सनल इनकम में हम इंक्लूड ही नहीं करते, क्या है, इंक्लूड नहीं करते। तो ये आप याद रखिएगा, पर्सनल इनकम does not include, ठीक है, क्या चीज, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट सेविंग का मतलब वही होता है ना, कॉर्पोरेट सेविंग का मतलब ये होता है अन जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वही हमको सेव कर लिया गया, और जो वही सेव कर लिया उसी को हम कॉर्पोरेट सेविंग है। ये दूसरा हो गया, या ना, ये दो बेसिक क्या हो गए। अब देखो, हमने कहा कि ये दोनों का मीनिंग तो बता ही नहीं, ठीक है। अब जो प्राइवेट होता है ना और पर्सनल होता है, इन दोनों में बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है। पर्सनल इनकम वो इनकम होता है जो एक्चुअली में आपको रिसीव हुआ है ना, जो एक्चुअली में आपको रिसीव हुआ वो पर्सनल इनकम हो गया। लेकिन प्राइवेट इनकम होता है जो मिल भी जाएगा, अगर नहीं भी मिला तो मिल जाएगा, चाहे वो आपके बिजनेस से हो चाहे आपके घर से हो। तो ना आप याद रखना, पर्सनल इनकम में वही शामिल करते जो हमको एक्चुअली में मिल गया है। एक्चुअली में जो मिल गया वो पर्सनल इनकम है। जो प्राइवेट इनकम वो मिल जाएगा, नहीं मिला है तो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो हाउस होल्ड से हो, दोनों की बात कर रहे हैं। ये तो हो गया शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हम नेशनल इनकम को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या मेन स्टेप होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है ना, ये CUET का भी फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट, ये मेथड ही उसका फेवरेट है, ठीक है। पता नहीं क्यों बट ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसके आंसर पे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, यानी कि लिखना है कि फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड। पहले क्या किए कि हम डिवाइड किए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, सबको अलग अलग किए। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर को अलग अलग कर दिया और जोड़ लिया, ठीक है। जोड़ने के बाद जो भी हमारा आया, ठीक है, हमने जैसे ही जोड़ा हमारे पास क्या आ गया, इसी को इज इक्वल टू करके कर दूंगे, हमारा आ गया GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि हम कह सकते हैं GDP। और GDP में से जैसे आया, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड फेज में कैलकुलेट करेंगे आउटपुट वैल्यू बाय एडिंग सेल्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। देखो इसको थोड़ा सा हम इजी बना देते हैं कि जब भी स्टेप आए, कभी भी अगर स्टेप आए, सबसे पहले आप यही करना कि आप, ठीक है, लिखने जो लिखना है लिख लो, लेकिन इसका आप टेबल बनाना सीखो। अगर आपको प्रोडक्ट मेथड आ रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड पूछा, उसे नेशनल इनकम पूछा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हो। तो पहले स्टेप में ना,
पहले स्टेप में आप ऐसे स्टेप 1 लिख दीजिए, है ना, वो तो लिखेंगे आप स्टेप 1 खुद से बना के लिखे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फाउंड किया कि कितना क्या है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। सबसे पहले क्या किया, हमने फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड किया, और वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के बाद हमने पता किया कि कितना सेल हो चुका है ना। स्टेप 2 में पता किया कितना सेल हो चुका और कितना अनसोल्ड है, कितना अनसोल्ड है पता चल गया। उसके बाद रॉ मटेरियल हम पता करते हैं कितना है, फिर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है। अब इसी को अगर मुझे लिखना रहे तो मैं तो उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में जो है वो उसको लिखूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, उसका पूरा लिख दूंगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, और माइनस हम आईसी आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट को 2 तरीके से ऐसे कर लिया कि हमने कह दिया ये सेल हो रहा है, और इसको हमने कह दिया चेंज इन स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है उसको हमने क्या किया, जोड़ लिया। जो सेल हो रहा है उसको 2 तरीके से लिया, एक को कहते हैं डोमेस्टिक सेल और दूसरे को कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, दूसरे को कहते हैं एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आईसी, यहाँ पे दूसरा भी नाम लिख दीजिए, रॉ मटेरियल या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब इसको 2 तरीके से कर दीजिए कि डोमेस्टिक परचेज कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ पे जैसे इसको जोड़ लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि जीडीपी आया, क्या आया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और हमको नेशनल इनकम पे पहुंचना है, एनएनपी एट एफसी पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तीर लगा दीजिए। और अब क्या क्या करना है, लाइन से लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि डिप्रिसिएशन माइनस करना तो डिप्रिसिएशन लिख दीजिए, माइनस करना है, ठीक है। ऐड क्या करना है, एनएफआईए ऐड करना, एनएफआईए लिख दीजिए, एनआईटी माइनस करना, एनआईटी लिख दीजिए। बस आपका पूरा ये पूरा चीज आपको बता दे रहा है कि हाँ प्रोडक्ट मेथड से आप इस तरह नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर कह रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड से डिडक्ट कर दीजिए कंजम्पशन जो माइनस की, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेम चीज जो मैंने बताया। फिर क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन आपको घटा देंगे और नेट इनडायरेक्ट घटा देंगे, तो हमारा मार्केट वैल्यू का एनडीपीएफसी आ जाएगा, और एनडीपीएफसी में एनएफआईए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है डबल काउंटिंग क्या होता है नेशनल इनकम में, ठीक है। डबल काउंटिंग क्या होता है, अगर आपसे पूछना डबल काउंटिंग मतलब, जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा लिखना था, आपने 30 लिखा, 20 लिखा, फिर 30 जोड़ दिया, यानी कि 30 को 2 बार जोड़ दिया, ठीक है, 30 को 2 बार जोड़ दिया। अब जब कभी भी किसी नंबर को हम 2 बार जोड़ते हैं तो क्या होता है, डबल काउंटिंग होता है। बहुत ऑब्वियस बात है ना, डबल काउंटिंग क्या, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, मैथड के रूप में जानेंगे कि कैसे डबल काउंटिंग हो रहा है। लाइक अगर हम ये किस मैथड में पाया जाता है, वैल्यू एडेड मैथड में। अगर वैल्यू एडेड मैथड में डबल काउंटिंग हो रहा है तो इसकी कुछ पीस रीजन है, क्योंकि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए 2 मैथड है, या तो हम फाइनल वैल्यू लें, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जो वैल्यू ऐड हो रहा है उसको ले, है ना, दोनों में से ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, डबल काउंटिंग एक प्रोसेस है for calculating the value of multiple time at each state of the प्रोडक्शन के हर स्टेज पे कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है। अब कह रहा है इसको अवॉइड करने के लिए हम 2 चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम एडेड टेक्निक को यूज करें या फिर फाइनल मेथड को यूज करें, यानी कि हमने कहा डबल काउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर स्टेज पे हम जोड़ते हैं, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वैल्यू को कैलकुलेट करें। और जब किसी भी वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा। एंड करें इसको अवॉइड करने के 2 तरीके, पहला कि हम राष्ट्रीय आय को क्यों करें, वैल्यू एडेड टेक्निक से करें, यानी कि जितना वैल्यू ऐड हो रहा बस उसी को जोड़ें, है ना। या फिर फाइनल वैल्यू, जिसमें पनीर हमने कहा कढ़ाई पनीर कितने का है, तो कढ़ाई पनीर सीधे 300 बोल दिया। हम एग्जांपल दे देते हैं कि कढ़ाई पनीर आपने खरीदे, कढ़ाई पनीर आप पता चला कि 290 का, लेकिन अगर इसका आईसी बात करो स्टेज वाइज, तो पनीर कितने में खरीदी आपने, पनीर खरीदी 90 रुपए में, है ना, पनीर खरीदी। फिर आपने इसको बनाया तो मसाला तेल वगैरह आपको 20 रुपए पड़ा मान लीजिए, ठीक है, मसाला तेल वगैरह गैस वैस लेके आपने सब कुछ मटर वगैरह मिला दिया,
ठीक है, यानी कि 90 रुपए का आपने पनीर खरीदा था, फिर 10 रुपए का मटर हो गया, 50 रुपए का ये हो गया, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, उसको भी आप 50 रुपया जोड़ लिए, प्रॉफिट को जोड़ लिए, तो ये क्या होगा, हर स्टेज पर जोड़े तब जाके 90 आएगा ना। या तो हम फाइनल वैल्यू 290 लिख दें, या तो ऐसे जैसे जोड़ हर स्टेज पे जोड़े कि कैसे 290 आया। तो ये दोनों मेथड है जिसके वजह से डबल काउंटिंग को। अब देखो एक क्वेश्चन आया है, क्या आप सहमत है मशीन परचेज इज ऑलवेज फाइन गुड्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके बारे में पूछ रहा है, हो गए ना कंफ्यूज कि किस चीज के बारे में पूछ रहा है, मैं कैसे जवाब दूं, है ना, कि मशीन परचेज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स कैसे हुआ, है ना, हम क्या लिखें। तो जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं तो सबसे पहले ना आप एग्री है कि नहीं, डू यू एग्री विद योर स्टेटमेंट, विद द स्टेटमेंट, क्या आप एग्री हो। तो सबसे पहले आप क्लियर, अगर आप एग्री हो तो यस लिखो, नहीं एग्री हो तो नो लिखो, जो भी क्वेश्चन है। तो एस नो लिखे, जैसे आप एस नो लिखते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है हाँ कॉन्फिडेंट है ये आंसर के बारे में। जैसे आप यस नो लिखो तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, ये कॉन्फिडेंट है, ये पक्का सही लिखा। तो हमें पता है कि मशीन क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, बिल्कुल। तो हम लिख रहे हैं यस हम सहमत हैं, ठीक है, वी एग्री विद द असर्शन मेड हियर एंड इट इज अप टू द यूजर टू डिसाइड इफ मशीन इज अ फिनिश प्रोडक्ट और नॉट। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि उसको हम फिनिश गुड्स मान रहे हैं कि नहीं। व्हेन मशीन इज परचेज बाय, फिर एग्जांपल देंगे, ठीक है, जिसमें हम हाईलाइट कर देंगे, व्हेन मशीन इज परचेज बाय हाउस होल्ड, हाईलाइट कर दिए, देन इट इज रिफर्स टू फाइनल गुड्स। लेकिन अदर हैंड अगर एक मशीन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो भी हम क्या करेंगे, उसका फाइनल गुड्स कहेंगे। अब ये मशीन हो रहा है कंपनी के द्वारा रीसेल करने के लिए, तो इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं। तीनों कंडीशन लिख दिए हमने, किस लिए, तीनों कंडीशन लिख दिया। अब एग्जामिनर तो खुश, एग्जामिनर क्या किया, खुश। लेकिन जब भी हम तीनों कंडीशन लिखेंगे मेक श्योर करेंगे एक नए लाइन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ स्टार बना के एक पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, तो हमने कर दिया। दूसरा हमने इसको स्टार पॉइंट लिख दिया, और तीसरा कि हमने इसको स्टार पॉइंट दिए। ये तीन अलग अलग स्टार पॉइंट बनाएंगे तो फिर एग्जामिनर को लगेगा नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत समझदार स्टूडेंट है, ठीक है। बहुत हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा हम आते हैं, ठीक है, किस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, अब कह रहा है कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो जायज सी बात है आएगा, 100% आएगा, आप इससे भाग ही नहीं सकते, है ना, आप बिल्कुल नहीं भाग सकते। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे, पता होना चाहिए ना कि कैसे अटेम्प्ट होगा, है ना, आना चाहिए सबसे बड़ी बात। अब कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले तो जरूरी है वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखिए नेट वैल्यू एडेड दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब भी हम, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, व्हेन वी कैलकुलेट, ठीक है, क्या चीज हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, तो ये किस में आता है, ये आता है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, या फिर हम कह सकते हैं जीवीए एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना एनवीए एट मार्केट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करके ऐसे दिखा देंगे, फिर हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि जीवीए पे कैसे जाते हैं, और जीवीए एट मार्केट प्राइस पे जाने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आईसी फुल फॉर्म लिखिएगा इसका, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमें इसे सेल कर देंगे, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेल हो गया। फिर देखेंगे किस सेल की बात की जा रही है, डोमेस्टिक सेल की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, या फिर चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड रॉ मटेरियल तो डोमेस्टिक परचेज हो रहा है या फिर इंपोर्ट हो रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं सेल कितने का हो रहा है, 300 उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कितना है, -10 का है, अगर हम इसको प्लस करेंगे कितना आया, 290 आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कितना है, 150, और 150 जैसे ही माइनस किया हमारा जीवीए आ गया, 150 माइनस करेंगे कितना आया, 140 आ गया,
140 आ गया ना। अब 140 जो हमारा GVA है, तो 140 में डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे, और डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 20 रुपया दिया है। 20 रुपया जैसे ही माइनस किया हमारा क्या हो गया, 120 रुपया, और 120 रुपया हमारे क्या है, NVA एट मार्केट प्राइस है। NVA क्या है, मार्केट प्राइस में। तो इस टाइप की चीजें आपको सॉल्व करने आनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में चेंज इन स्टॉक निकालें, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया, फिर हमने क्या किया, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया, ये सारी चीजें किया जो मैंने स्टेप बाय स्टेप, जो 120 आ गया, ठीक है। अब इस टाइप की क्वेश्चन दिया, नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है फॉलोइंग डाटा से। अब देखो यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन, ये ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं। अब लॉन्ग टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको टैकल आउट करे तो करे कैसे, ये पता होना चाहिए कि मैम कैसे करें, कैसे होगा इस टाइप की क्वेश्चन, है ना, पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज लिखिए, पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, तो आप वहां पे ला दीजिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए पहले बड़े से हेडिंग बना के कि नेशनल इनकम। अब देखिए नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीजें भी दिया है आप उसको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे नेट डिस्पोजेबल इनकम दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर दिया है, और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट दिया है। यानी कि यहाँ पे जितने भी डाटा दिया है किस चीज का दिया, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो सबसे पहले क्या किया करिए ना कि अगर आप लिखिए कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद ऐसे लिख दीजिए और फिर सबको उठा के जोड़ दिए, तो हमें पता चला कि NDP एट मार्केट प्राइस, क्योंकि नेशनल इनकम में क्या आता है, पहले GDP आता है, क्योंकि आज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट में था इसलिए NDP कितना 890, और NDP में से हम क्या करेंगे, NFIA जोड़ेंगे और NIT क्या करेंगे, ठीक है, NIT क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम जैसे माइनस किए हमारा क्या आ गया, 890 आया, तो हमारा नेशनल इनकम आ गया ना नेशनल इनकम। किसी को कोई दिक्कत, कितना आराम से आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डेप्रिसिएशन आप कैसे निकला है तो आपको पता है, ग्रॉस में से डोमेस्टिक में से नेट माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे सेम NNP है मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया भी है, तो मेरा बस कंसर्न है, करने का तो आप कर लेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए इस सारे मैं इसको अपलोड करा दूंगी, आप काम करिएगा, इसको आराम से करिए, अर्न करना बहुत जरूरी है ना। जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिख के नहीं भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगना है कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, और आप मुझे लिख के मालवीय एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर जो कि पब्लिक नंबर है उस पर भेज सकते हैं। मैं आपका आंसर राइटिंग चेक कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि आपको कौन से तरीके से लिखना है और कहाँ गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। जैसे आज मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, बोर्ड का क्वेश्चन जो आप लिखिएगा, लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इनकम, कि व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है। write the precaution, ठीक है, while calculating national income by income method, ठीक है। अब कह रहा है इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको बहुत होशियारी से लिखेंगे, एंड कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आप मुझे भेज सकते हैं चेक कराने के लिए कि सही है कि नहीं, पैटर्न पे लिख रहे हैं कि नहीं, एंड मैं आपको ज़रूर एकदम जेन्युइन फीडबैक दूंगी, एंड मैं कोशिश करूंगी कि आपको गाइड कर पाऊँ।
और देखो मैं बार बार कहती हूँ कि जैसे आप भी बोर्ड में हो, मैं भी सीबीएसई बोर्ड से थी एंड मेरा नवोदय विद्यालय था, तो मैं जीएनवी से पढ़ी लिखी हूँ। तो जीएनवी से क्लास 12 करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। लाइक जैसे कि आपके टाइम तो थोड़ा है भी, थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं, हमारे टाइम बहुत स्ट्रिक्ट था। एंड जेएनवी नाम जैसा वैसे है, मतलब लाइक तो उसमें एग्ज़ाम निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर भी मेरे अकाउंटेंसी में, बिजनेस में, इन इकोनॉमिक्स में 95 आए थे, यानी कि 95। तो आप भी कर सकते हो, सिर्फ मैं नहीं, है ना। मैं चाहे तो रिजल्ट भी दिखा सकती हूँ, बट मैंने उसके लिए क्या एफर्ट्स लगाए थे, सेम एफर्ट्स मैं चाहती हूँ आप लगाओ। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, ट्रस्ट मी। मैंने बस लिखने की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। जो मेरे सर थे, शुक्ला सर थे, उनका मानना यही था कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है ना, वो ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छे नंबर लाए। जो रिप्रेजेंट करने, जिसको लिखने आ रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो किसी भी आंसर को आंसर राइटिंग करने के लिए स्किल आनी चाहिए। अगर आपके पास आंसर राइटिंग स्किल है तो आप कभी भी किसी चीज़ में पीछे जा ही नहीं सकते, है ना। पीछे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस चीज़ में क्या किए हो, रिप्रेजेंट करना सीख गए हो। तो जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं ना, तो नॉलेज ऑटोमेटिक हमारी इनहेंस हो जाती है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे बोर्ड के क्लासेस के लिए, बस इस उम्मीद के साथ कि आपके एग्जाम अच्छे हो, आप बेटर करो एंड मेरे से बेटर रिजल्ट आओ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।